गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th की एक नई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मैकेनिक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैकेनिक्स तो है ही नहीं। तो बिल्कुल मैकेनिक्स है नहीं, आपको दिखता नहीं होगा कि मैकेनिक्स है, लेकिन है। तो आप चैप्टर देखे होंगे मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी, ये 3 चैप्टर देखे होंगे। तो इस सारे चैप्टर में आखिर क्या पढ़ना है हम लोग को? मोशन से ही रिलेटेड पढ़ना है। पहला में चैप्टर में क्या पढ़ना है? सिर्फ मोशन, यानी कि कोई पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना उसके पास वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन, इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़ना है? पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। जैसे कोई एक कार है, देखो ये मेरा मार्कर कार, इसको समझ लो, कार है या फिर साइकिल है, इस पे ये ऑटोमेटिक तो चलना स्टार्ट करेगा नहीं, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगा रहे तो चलना स्टार्ट किया। तो ये किस में पढ़ना है? मोशन में ही पढ़ना है। अब देखो अगला टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी। तो उसमें क्या पढ़ना है कि कोई पार्टिकल ए से बी गया, उस पर इतना न्यूटन का फोर्स लगा तो उसका वर्क डन कितना होगा, ये सब पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं मोशन से ही रिलेटेड है। तो इस सारा चीज़ को एक कंबाइंड फॉर्म में नाम दे दिया है क्या? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? वो मोशन का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक मोशन का ही अलग नाम है मैकेनिक्स। यानी कि जितना मोशन से रिलेटेड जितना आप पढ़ते हो ना, उस सारा चीज़ का नाम क्या दिया गया? मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स को हम लोग इंडिविजुअल करके पढ़ते हैं। जैसे मैकेनिक्स हुआ तो मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है? मोशन के बारे में। अब जैसे तैसे पढ़ेंगे तो फिर वो तो खिचड़ी हो जाएगा। तो फिर हम लोग मैकेनिक्स को पार्ट बाय पार्ट बांट दिए हैं ताकि हम लोग को पढ़ने में थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। तो मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है? पता चला मोशन के ही बारे में। तो हम लोग लिखते हैं मैकेनिक्स, इट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स in which study about motion। इसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पार्टिकल कितना डिस्प्लेस किया, कितना एक्सेलरेशन, ये सिर्फ नहीं। अब मैकेनिक्स किसका? सारा का कंबाइंड फॉर्म है। तो इसमें सारा चीज़ पढ़ेंगे कि पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पार्टिकल क्यों डिस्प्लेस किया, पार्टिकल के पास क्यों वेलोसिटी आया, पार्टिकल ए से बी गया तो कितना वर्क डन होगा, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग मैकेनिक्स को बांटे हुए हैं। देखो अगर सारा चीज़ को एक ही साथ पढ़े तो फिर खिचड़ी हो जाएगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि सारा का थ्योरी सेपरेट करके और फिर उस पर न्यूमेरिकल किया जाएगा, तब बेटर होगा। लेकिन सारा का थ्योरी मिक्स आउट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा ये बाउंस कर जाएगा और थोड़ा अश्लील टाइप का फील होगा। अच्छा, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। ये हुआ। तो मैकेनिक्स को हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। मैकेनिक्स को 3 पार्ट में। पहला काइनेमेटिक्स, दूसरा क्या है? डायनेमिक्स, और तीसरा है मेरा एनर्जेटिक्स। अब ये 3 पार्ट है मैकेनिक्स का। तो ये मत समझना कुछ जटिल आपको नहीं, बस मैकेनिक्स को पार्ट बाय पार्ट इसलिए बांटा गया है ताकि हम लोग को स्टडी करने में थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। तब इसमें हमको क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है, डायनेमिक्स में क्या पढ़ना है और एनर्जेटिक्स में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों देखो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है। जैसे अभी आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पार्टिकल है, कार है। अब ये कार ए से बी आया, ए से बी पे पहुंच गया। तो ये कुछ डिस्प्लेस किया होगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, ये होगा ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। कार तो अपने आप जा नहीं सकता, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, तब जा कर के ये यहाँ पर पहुँचा होगा। तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है कि कार के पास कितना एक्सेलरेशन है
कार के पास कितना वेलोसिटी है, कार ने कितना डिस्प्लेस किया, कार ने यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लिया। हमको सिर्फ इससे मतलब रहेगा कि कार ने क्या किया। इससे मतलब नहीं रहेगा किस में, काइनेमेटिक्स में, कार ने चलना क्यों स्टार्ट किया। जैसे स्टार्टिंग में कार शुरू होता है चलना, तो ये हम लोग नहीं इसमें जानेंगे, किस में, काइनेमेटिक्स में, कि कार क्यों चलना शुरू किया। हाँ, लेकिन ये जानेंगे कि कार के पास कितना वेलोसिटी है, कार के पास कितना एक्सेलरेशन है, कार ने कितना डिस्प्लेस किया, ये सब जानेंगे किस में, काइनेमेटिक्स में। तो इसी में आपका क्लास 9th का पहला टॉपिक है जो कि है मोशन। तो मोशन किस में आ जाता है, काइनेमेटिक्स में। आप बुक में देखना तो मोशन चैप्टर में ये नहीं लिख रहा होगा कि गाड़ी पे फोर्स लगा तब जाकर के चलना स्टार्ट किया, ये जरूर लिखा होगा। ये नहीं लिखा होगा कि कितना मतलब फोर्स लगा तब गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ। हाँ, लेकिन ये जरूर लिखा होगा कि कार के पास कितना वेलोसिटी आएगा, कितना एक्सेलरेशन आएगा, कितना ये डिस्प्लेस करेगा, ये सब होगा किसमें, तो काइनेमेटिक्स में। तो क्या हम लोग ये कभी नहीं जानना चाहेंगे कि कार चलना क्यों स्टार्ट किया, तो जानेंगे कब, जब उसका हम काइनेमेटिकल पार्ट पढ़ लेंगे, तब डायनेमिक्स पे आएंगे। तो उसमें ये देखेंगे कि कार क्यों चलना स्टार्ट किया, किसमें, तो डायनेमिक्स में। अब फिर गाड़ी चलेगा उसके पास क्या इफेक्ट हो सकता है, मोशन का क्या गाड़ी पे इफेक्ट हो सकता है। जैसे गाड़ी चलना स्टार्ट किया तो उसके पास एनर्जी आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है, कुछ वर्क किया, तो ये सब किस में पढ़ेंगे, एनर्जेटिक्स में। तो आपको पता चला कि किस में क्या पढ़ना है, काइनेमेटिक्स में हमको सिर्फ कार का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसके बारे में जानना है, किसमें, काइनेमेटिक्स में। डायनामिक्स में किसके बारे में जानना है, तो कार ने चलना क्यों स्टार्ट किया, मतलब तो क्यों, तुम भी सोचो क्यों चलना स्टार्ट करेगा, उस पर फोर्स लगेगा तब जाकर के उसका एक्सेलरेशन आएगा उसमें, तब जाकर के चलना स्टार्ट करेगा। तो ये सब हम वहाँ पे देखेंगे। अब एनर्जेटिक्स में उसका इफेक्ट, मोशन का इफेक्ट देखेंगे किसके ऊपर, कार के ऊपर, कि कार पे क्या क्या इफेक्ट डालता है मोशन, तो उस किस में देखेंगे, एनर्जेटिक्स में। अब हम तीनों का डिफिनीशन थोड़ा लिख देते हैं, इसके बाद अपना मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है मोशन। तो मोशन किसके अंदर आता है, काइनेमेटिक्स के अंदर। तो आप ये लिखो, फिर हम इसका डिफिनीशन अलग अलग करके लिख देते हैं, क्या कि उतना स्पेस तो है नहीं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ तीनों का डिफिनीशन, काइनेमेटिक्स। तो मैंने बताया था कि काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है, मोशन के ही बारे में पढ़ना है, लेकिन विदाउट कॉज ऑफ मोशन। मोशन के कॉज के बारे में हम लोग को नहीं जानना था कि क्यों मोशन होगा। तो लिखिए, इट इज़ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का पार्ट है, इन विच स्टडी अबाउट मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। मोशन के ही बारे में जानेंगे लेकिन उसका कॉज नहीं जानेंगे, स्टडी अबाउट मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज। मोशन के कॉज के बारे में नहीं जानेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है। समझ में आया, सिर्फ इसमें क्या पढ़ेंगे, तो गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, कार ने कितना डिस्प्लेस किया, कार ने कितना ए से बी जाने में टाइम लिया, इस सब के बारे में जानेंगे। अब अगला पार्ट क्या था, डायनेमिक्स। तो क्या हम कार क्या ये कभी नहीं जानना चाहेंगे कि कार क्यों एक्सेलरेट किया, कार क्यों चलना स्टार्ट किया, तो जानेंगे। तो किस में, तो है डायनेमिक्स। तो इट इज पार्ट ऑफ मैकेनिक्स इन विच स्टडी कॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोग इन विच स्टडी अबाउट, यहाँ पर अबाउट डाल देते हैं, अबाउट कॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोग किसके बारे में जानेंगे, मोशन के कॉज के बारे में, कि कोई कार क्यों चलना स्टार्ट करता है, तो वो हम किस में जानेंगे, डायनेमिक्स में। जैसे कोई कार रेस्ट में है तो क्यों चलना स्टार्ट कर दिया, या फिर कोई गाड़ी चल रहा है तो क्यों रुक गया, तो उस पर क्या लगता है फोर्स। जैसे आप चलना, तो आखिर रियल लाइफ में जैसे पेन को मूव करवाना है तो हम लोग फोर्स लगाते हैं, लेकिन जो गाड़ी चलती है तो उसका इंजन क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो इसमें फोर्स को लेकर के पढ़ना रहता है, किसमें, डायनेमिक्स में। जैसे आप कोई गाड़ी चल रही तो उसको रुकना है, तो अपने आप तो रुक नहीं सकता है, क्या करना पड़ता है, हम लोग को ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ब्रेक जैसे ही लगाते उस पर एक फोर्स लग जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, रुक जाता है। तो ये सब किस में पढ़ना है, तो डायनेमिक्स में। और नेक्स्ट क्या है, एनर्जेटिक्स। इट इज, अब देखो एनर्जेटिक्स में क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ मोशन। जैसे कोई गाड़ी मोशन में आ गया, यानी कि कोई गाड़ी के पास वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी का इफेक्ट क्या क्या गाड़ी पे आएगा,
तो किस में पढ़ना है, मोशन के पार्ट, ये एनर्जेटिक्स में। इट इज़ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ मोशन। तो ये किस में पढ़ना है, एनर्जेटिक्स में। जैसे आप सपोज करो कोई ट्रक है, ट्रक के आगे तुम खड़ा हो, कोई तुमको डर या फिर कोई मतलब ये नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, मतलब तुमको डर नहीं लगेगा कि कुछ या गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, इस सब का डर नहीं रहेगा। लेकिन वही गाड़ी जब मोशन में आ गया, तब सोचो उस गाड़ी के सामने जाओगे तो क्या होने वाला है, सोचो। तो वो क्यों हो रहा है, पहले वही गाड़ी था, जब रेस्ट में था तो हम उसके आगे गए तो हमें कोई मतलब ये डर नहीं लगा, लेकिन फिर वही गाड़ी आया जब मोशन के साथ, तो हमें सोचो क्या होने वाला है अगर गाड़ी के आगे गए तो ये सब किस में पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ मोशन। तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो मोशन के इफेक्ट के कारण हम लोग को अलग अलग ये देखने को मिल रहा है, उसका उसी गाड़ी का इफेक्ट अलग अलग स्टेट में अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो वो किस में पढ़ना है, एनर्जेटिक्स में। तो ये तो हो गया यानी कि मैकेनिक्स का इंट्रो। अब हम लोग अपना क्लास 9th का रियल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है मोशन। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लो। तो मोशन के बारे में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, तो इसे आप लिख सकते हो। तो दोस्तों अब हम आप लोग मतलब अब हम लोगों का जो मेन गोल था वो हम अब देखते हैं, क्या, तो मोशन, इसी के बारे में हम लोग जानना चाहते थे और क्लास 9th में यहाँ से स्टार्ट भी हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मोशन के बारे में बताने से पहले वो सब हमने देखा जो क्या था, इंट्रो था, मतलब मैकेनिक्स था, फिजिक्स का इंट्रो था, मतलब मोशन में एंट्री करने के लिए। तो उम्मीद है कि पीछे वाला समझ में आ गया होगा। और वैसे भी वो सब कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ से जो अपने लोग का स्टार्ट हो रहा है वो रियल स्टार्ट हो रहा है, मोशन। तो अब आपको पता होगा कि मोशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट हम मोशन स्टार्ट करते तो ये नहीं पता चलता कि क्या पढ़ना है मोशन में, लेकिन अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि मोशन में हमें क्या पढ़ना है। तो मोशन में क्या पढ़ना है, तो यही एक्सेलरेशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, ये तो आइडिया लग गया ना। तो आखिर मोशन होता क्या है, अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि मोशन किसको कहते हैं। तो दोस्तों किसी वस्तु का दो स्टेट होता है, दो अवस्था होता है, एक विराम का अवस्था और एक गति का अवस्था, यानी कि एक रेस्ट और एक मोशन। तो रेस्ट में कहना तो बहुत सिंपल है, अगर कोई पार्टिकल जैसे लाइक मी यहाँ पे हम खड़ा है अभी, अगर हम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, यानी कि अपना स्थान चेंज नहीं कर रहे, तो हम क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट के लिए उतना मतलब ये सोचना नहीं रहता है, रेस्ट में है मतलब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो रेस्ट में है, वेरी सिंपल है। जो कि अब मोशन है क्या, तो आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं अगर कोई वस्तु अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा कुछ अच्छा तरीक़ा से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो देखो जैसे कोई पार्टिकल है, चल रहा है, जैसे आप देखो हम चलना स्टार्ट किए, तो यानी कि अब क्या आ गए, मोशन में आ गए, मोशन में आ गया। तो एक चीज़ तो आप टाइम के बारे में जानते होंगे कि टाइम कभी रुकता है, अभी मतलब डे टू डे लाइफ का बात करो, हाँ टाइम रुक सकता है जब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से चले। जो लाइट होता है, जो सन से जो लाइट आ रही है उसके स्पीड से चले तो टाइम रुक सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, तो उसको अभी हम लोग क्यों बीच में लाए। डे टू डे लाइफ का बात करें तो क्या टाइम कभी रुकता है, सोचो, नहीं रुकता है। यानी कि हम चल रहे हैं तो टाइम भी चल रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, चल रहा है तो टाइम चल रहा होगा कि नहीं। तो देखो, तो ऐसे भी बोल सकते हो कोई पार्टिकल अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसे मोशन में करते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा इस लोग को हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, इस डिफिनीसन को थोड़ा स्टैंडर्ड। तो देखो तुम सोचो यहाँ से एक डिफिनीसन मिल रहा होगा, अगर हम चल रहे हैं तो पोजीशन तो चेंज कर ही रहे हैं, लेकिन टाइम तो हमेशा चेंज हो रहा है। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे रेस्ट में देखो, रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट में हम लोग रुके हुए तो क्या टाइम नहीं चल रहा होगा, चल रहा होगा।
तो देखो रेस्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं, अगर कोई पार्टिकल अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन, रेस्ट में। अगर वही पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करना स्टार्ट कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में है। तो मोशन का आइडिया लगा कि मोशन किसको बोलते हैं। जैसे देखो, जैसे ये पार्टिकल है अभी रेस्ट में है, तो क्या लगता है टाइम भी रुका होगा, नहीं, टाइम तो अभी चल ही रहा होगा। तो टाइम के अभी पार्टिकल ए पे था, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, पार्टिकल रेस्ट में है, तो टाइम तो बढ़ रहा होगा लेकिन पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ए पे है तो ए पे है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, रेस्ट में। लेकिन अब देखो कोई दूसरा पार्टिकल ले लेते हैं, ए पे था, अब ये चल करके बी पे आ गया, बी पे आ गया, तो क्या ये पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज किया, बिल्कुल चेंज किया। क्या टाइम लगा होगा, बिल्कुल टाइम भी चेंज किया होगा। मतलब जैसे पहले 8 बजे यहाँ पे था, 8 AM, यहाँ से यहाँ आने में कुछ तो टाइम लिया होगा, 10 मिनट 20 मिनट, जो भी कुछ टाइम लिया होगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज किया कि नहीं, तो वैसे पार्टिकल को हम लोग क्या बोल देते हैं, मोशन में बोल देते हैं। तो ये समझ में आया कि मोशन किसको बोलते हैं, रेस्ट किसको बोलते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आज से कोई पूछे आपसे कि मोशन क्या होता है, तो अगर कोई पार्टिकल, आप डायरेक्ट बोल दोगे कि कोई पार्टिकल अगर अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन में, यानी कि गति में। अगर रेस्ट के बारे में पूछे तो सिंपल से बोल दोगे कि अगर कोई पार्टिकल टाइम के सापेक्ष में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट में बोलते हैं। तो यहाँ से मोशन का डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, इफ अ पार्टिकल, नीचे लिखते हैं, इफ अ पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, then we can say about particle is in motion। तो देखो, इफ अ पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है, क्या करता है, चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब टाइम तो चेंज हमेशा होगा दोस्त, इतना आप सोच करके चलना कि टाइम एक ऐसा क्वांटिटी है जो रुकने वाला नहीं है अभी डे टू डे लाइफ में। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन तब उस पार्टिकल के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि पार्टिकल मोशन में है। जैसे एक एग्जांपल लिख लो, कोई पार्टिकल ए पे था, 10 AM, अब ये पार्टिकल बी पे आ गया, कितना में, 10:30 AM को। तो हम ये क्या कर सकते हैं इस पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, तो बिल्कुल पार्टिकल मोशन में, दिख भी रहा है कि ए से बी पे पहुंचा है, टाइम भी लिया है, टाइम भी तो कुछ लिया है। तो इस पार्टिकल के बारे में क्या कर सकते हैं, पार्टिकल इज इन मोशन। अगर देखो रेस्ट का बात करें तो रेस्ट का भी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो अब हम लोग रेस्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि कोई पार्टिकल रेस्ट पे कब होता है। जैसे देखो, एक पार्टिकल है ए पे था, 11 बजे सपोज कर लो ये ए पे था, अब ये 12 बज गया, टाइम कितना हो रहा था, 11 बज रहा था, अब टाइम क्या हो गया, 12 बज गया, फिर भी ये पार्टिकल, ये AM, ये PM, फिर भी ये पार्टिकल कहाँ है, ए पे है।
तो पार्टिकल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज किया? बिल्कुल नहीं। देखो 11 बजे भी ए पे था और 12 बजे भी क्या था, ए पे ही है, तो पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में। पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल कहाँ है, रेस्ट में। तो मोशन और रेस्ट मतलब कोई पार्टिकल मोशन में कब होगा या फिर कब रेस्ट होगा, तो ये तो आसानी से आप बता सकते हो। लेकिन अब मेन चीज़ आपको हम एक बताने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब थोड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं मोशन को लेकर के। जैसे देखें, अगर आपसे कोई पूछता है कि पार्टिकल रेस्ट में या मोशन में कब है, तो आप बता सकते हो आसानी से। जैसे कोई आपसे पूछे कि पार्टिकल मोशन में, कैसे बता सकते हो, या फिर मोशन का डिफिनीशन बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो कि कोई पार्टिकल अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे क्या हम बोल देंगे, मोशन में। बिल्कुल। अब सोचो कि एक ट्रेन है या फिर गाड़ी, बस है, जो भी है, बहुत बड़ा गाड़ी है, 10-15 लोग तो आराम से आ सकते हैं। अब ये गाड़ी चल रही है बी वेलोसिटी से, इस पे एक लड़का बैठा हुआ है और यहाँ पे तुम बैठे हुए हो जो कि आपका दोस्त है। गाड़ी चल रही है और यहाँ पे एक दूसरा कोई है, कोई ऑब्जर्वर होगा, कोई ऑब्जर्वर जो, देखो आप दोनों इस ट्रेन में बैठ करके बात करते हुए जा रहे हो, और ये ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किसको बोलते हैं, जो किसी को देखता है, किसी के बारे में ऑब्जर्व करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर भी आप दोनों को देख रहा है। तो सोचो मोशन, अगर ये आप ए हो, ये बी है, तो बताओ आप बी के बारे में क्या कहोगे कि बी मोशन में है या रेस्ट पे है। आप, अगर आपसे पूछा जाए कि बी के बारे में बताओ कि बी मोशन में है या रेस्ट में है, तो आप क्या जवाब दोगे, सोचो। तो आप तो आसानी से कह दोगे कि मोशन में है, क्या है कि गाड़ी ही चल रही है, तो ये बी भी चल रहा होगा, ए भी चल रहा होगा, तो बिल्कुल आसानी से बोल देगा कि क्या है, मोशन में है। तो आप जरा मोशन का डिफिनीशन देखो, मैंने मिटाया नहीं इसीलिए, कि इफ़ अ पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे कैन से अबाउट पार्टिकल इज इन मोशन। तब पार्टिकल क्या होगा, मोशन में, अगर अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो अगर आप बी को देख रहे हो तो क्या बी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, सोचो आपके रिस्पेक्ट में, क्या इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर आप ट्रेन में जा रहे हो और आप हो और आपके साइड में कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है और ट्रेन चल रही है, तो क्या आपका दोस्त आपके रिस्पेक्ट में, यानी कि आपके नज़रिया से, क्या आपका दोस्त पोजीशन चेंज करता है, सोचो। तो नहीं करता है, यानी कि ट्रेन चल रही होती है लेकिन फिर भी आपका दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है आपके बाजू में, तो आपके बाजू में ही रहेगा, बैठने से लेकर के जब तक कि आप उतरते नहीं हो तब तक आपके बाजू में ही रहेगा। तो आपके रिस्पेक्ट में तो वो पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, चेंज कर रहा है, आप सोचो जरा, क्या आपके रिस्पेक्ट में ये चेंज कर रहा है पोजीशन, तो नहीं कर रहा है। तो यानी कि आपके रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है या मोशन में है, तो रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट है। और वही बी को अगर ये ऑब्जर्वर देख रहा है, बी को अगर ऑब्जर्वर देख रहा है, अगर गाड़ी ए पे है, तो बी को लगेगा कि हाँ गाड़ी जा रही है, तो उसमें बैठा बंदा भी जा रहा है, तो बी को लगेगा कि क्या ये मोशन में है। जैसे कोई गाड़ी, जैसे रोड है, रोड पे हम खड़ा है और एक कार जा रही है, कार में आप और आपका दोस्त बैठा हुआ है, तो आप क्रॉस कर गए और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे लगेगा भी कि हाँ आप दोनों मोशन में हो कार के साथ, क्योंकि आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, कार चेंज कर रहा है पोजीशन, तो आप भी चेंज कर रहे हो, क्योंकि पहले आप यहाँ पे थे, देखो पहले आप यहाँ पे थे, ये रोड है, हम यहाँ पे खड़ा है, हम आप लोग को ऑब्जर्वर कर रहे हैं, तो यहाँ से कार निकली, कार में आप लोग बैठे हुए हैं, तो कार निकला तो आप भी निकले, देखो पोजीशन चेंज हो रहा है कार के साथ साथ
आपका भी पोजीशन चेंज हो रहा है, हम आपको देख रहे हैं। लेकिन उसी कार के अंदर आप और आपका दोस्त बैठा हुआ है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ना कि तीसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब ए बी के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में नहीं, ए बी के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा कि रेस्ट में होगा? रेस्ट में होगा। अगर मोशन में होता तो आपके रिस्पेक्ट में, अगर ये बी मोशन में होता तो अपना पोजीशन चेंज करता, और पोजीशन चेंज करता तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ट्रेन में ही वो अपना पोजीशन चेंज करता। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। तो उसका मतलब क्या है? ये रेस्ट में है। और ए के रिस्पेक्ट में बी नहीं, बी के रिस्पेक्ट में ए भी रेस्ट में होगा, क्योंकि ए भी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ यहाँ से आपके माइंड में आना चाहिए कि कोई पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, ये बताने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम देख कहाँ से रहे हैं, मतलब हम देख कहाँ से रहे हैं, तब जा कर के बताएंगे कि वो पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है। जैसे इसी पार्टिकल के बारे में आप देखो ना, अगर इस गाड़ी में बैठ कर को देख रहे हो, अगर इसी गाड़ी में आप बैठ गए और बी के बारे में सोच रहे हो कि पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में है, तो आपको रेस्ट में नज़र आएगा। अगर मोशन में नज़र आता तो आगे निकलता या फिर पीछे निकलता या फिर अपना पोजीशन चेंज करता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये बी के ए के रिस्पेक्ट में तो बी रेस्ट में है, लेकिन वही पार्टिकल जब ग्राउंड पे, मतलब ज़मीन पे है, वहाँ से देख रहा है तो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो वही पार्टिकल ओ के लिए मोशन में है, इस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है, लेकिन वही पार्टिकल इसके लिए क्या है? रेस्ट में है। तो ये एक आइडिया तो ज़रूर लग गया होगा यहाँ से कि कोई भी पार्टिकल के बारे में बताने से पहले, यानी कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, ये बताने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होता है कि हम लोग उस पार्टिकल को देख कहाँ से रहे हैं, उस पार्टिकल के बारे में स्टडी कहाँ से करने जा रहे हैं, उस गाड़ी में बैठ करके या फिर ग्राउंड से बैठ करके। तो देखो वही पार्टिकल है कि नहीं? अभी मोशन में था, अभी इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो आप ए से पूछोगे, तो ए से पूछेगे तो क्या बोलेगा? अगर आप ए से पूछते हो कि बी रेस्ट में या मोशन में, तो सिंपल सी देखेगा, कहेगा कि नहीं ये तो पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है मेरे रिस्पेक्ट में, तो ये क्या है? रेस्ट में है। और ये सिंपल से बता देगा क्या? ये तो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये तो मोशन में है। तो देखो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग कोई आंसर मिला कि नहीं? ये बोल रहा है उसी पार्टिकल को रेस्ट में है, और ये बोल रहा है उसी पार्टिकल को मोशन में है। तो एक चीज़ यहाँ से सबसे नोट करने लायक पॉइंट ये है कि अगर कोई पार्टिकल को हम स्टडी करने जाते हैं तो उससे पहले हमको ये जानना जरूरी रहता है कि उस पार्टिकल को हम लोग देख कहाँ से रहे हैं, ग्राउंड से या फिर उस पार्टिकल जिसमें मूव कर रहा है उसी गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना जरूरी रहता है कि कोई पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट में है। ये बताने से पहले ये जानना जरूरी रहता है कि हम उस पार्टिकल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ से ये पता चला। अब देखो, अब तुम एक और एग्जांपल देखो, जैसे तुम गाड़ी में हो, गाड़ी में बैठे हुए और यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, और आपका गाड़ी जा रही है, तो आपको लगेगा क्या कि ये लड़का, आप ए हो और ये बी है, तो आपको लगेगा क्या, जा रहे हो आप, चल रहे हो आप, लेकिन आपको लगेगा क्या कि बी जा रहा है। आप अभी कैसा, कभी कभी आप ट्रेन में बैठे होंगे तो ऐसा देखने को मिलता होगा कि आप जब आपकी ट्रेन निकलती है तो आपको क्या लगता है कि हम रेस्ट में, हम रुके हुए हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वो पीछे की ओर जा रही है। क्या जा रहा है? प्लेटफॉर्म पीछे की ओर जा रही है। तो देखो, जबकि प्लेटफॉर्म सच्चाई में क्या है? रेस्ट में है, लेकिन आपको देखने से लगता है कि प्लेटफॉर्म जा रहा है। क्यों? तो आप देख कहाँ से रहे हो? तो ट्रेन में से, जो कि खुद एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो मोशन के बारे में बताने से पहले क्या जानना जरूरी रहता है कि हम लोग देख कहाँ से रहे हैं। जैसे ये गाड़ी, मतलब आप सोचो आपका ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म पे ये लड़का खड़ा है, तो जब आप आगे निकलोगे तो लगेगा क्या कि ये बंदा पीछे जा रहा है, बी पीछे जा रहा है, लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं होता है। सच्चाई में कौन जाता रहता है? ए ही जाता है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है। तो इस सब किसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में मैंने पीछे बता रखा है,
लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिंपल सा चीज़ होता है जहाँ से हम लोग मोशन ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑब्जर्वर को बोलते हैं। ऑब्जर्वर कहीं बैठ गया और वो मोशन को देख रहा है, मोशन के बारे में स्टडी कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मोशन किस पे डिपेंड करता है मोशन के बारे में स्टडी करने से पहले हम लोग को क्या जानना रहता है कि हम लोग किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ करके मोशन को देख रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर हम गाड़ी को फ्रेम बनाते हैं, अगर गाड़ी में ऑब्जर्वर बैठाते हैं तो रेस्ट में है ये, अगर ज़मीन पे ऑब्जर्वर बैठाते हैं यानी कि ज़मीन पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो मोशन में है। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अलग अलग देखने को हम लोग को अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है। तो एक चीज़ यहाँ से याद रखने लायक है, मोशन के बारे में तो हम जान ही गए कि मोशन क्या होता है। इफ़ अ पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, मोशन में बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ ये डिफिनीशन तो लागू होगा ही हमेशा, इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ से पार्टिकल को देख रहे हैं, ये हमेशा याद रखना। तो इसके बारे में भी हम लोग लिख देते हैं, यानी कि हम लिख देते हैं। तो इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने उसके बारे में भी लिख दिया हूँ कि कोई पार्टिकल के मोशन के बारे में बताने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी रहता है कि हम पार्टिकल को देख कहाँ से रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये। भले 9th में उतना मायने नहीं रखता है क्योंकि उस लायक का क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन जैसे आप 11th में जाओगे तो आपको ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। मोशन ऑफ ऑलवेज डिफाइंड फॉर गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू हम बताते हैं कि कोई पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है। कहाँ ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं, ऑब्जर्वर को ही बोलते हैं। उसमें कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कुछ अंदर होता है इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ, उस सारा चीज़ को कंबाइन करके ऑब्जर्वर बोलते हैं, जो कि पिछला लेक्चर में मैंने बताया हूँ। तो ये पता चला कि कोई पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में। ये मतलब ऐसे तो बता सकते हैं, अगर पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो मोशन में है ही, लेकिन उससे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी रहता है कि हम लोग देख कहाँ से रहे, मोशन को देख कहाँ से रहे। जैसे आपको बताया एग्जांपल कि कोई पार्टिकल ट्रेन में है, 2 बंदा और ट्रेन चल रही है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो दोनों बंदा क्या होता है, रेस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण। क्योंकि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ ले लिया हुआ है, ट्रेन में ही ले लिया हुआ है, यानी कि ऑब्जर्वर ट्रेन में ही बैठा हुआ है। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन की मोशन कितने टाइप्स का होता है, जैसे सर्कुलर मोशन हुआ, ट्रांसलेशनल मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ, एब्सोल्यूट मोशन। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तो ठीक है दोस्त, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।